कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज आपको क्लास 10th का सेकंड लेसन जो है आपके प्राथमिक संचार मॉडल ये पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट लेसन मैंने करवाया था, उम्मीद है उसको सबने कर लिया होगा। कुछ बच्चों का रिस्पांस आया है लेकिन कुछ का अभी तक नहीं आया जिन्होंने वर्क नहीं किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना वर्क कर लें। किसी तरह की कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका एक चीज़ और मैं बता दूं, अब मैं जो आपको लेसन करवाऊंगा, जो चैप्टर करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आंसर बेस नहीं करवाऊंगा। मैं आपको टॉपिक पे करवाऊंगा। आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक बाय टॉपिक करना है। उन्हीं से क्वेश्चन बाद में मैं सिलेक्ट करूंगा और उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। बस उस टॉपिक को आपको लर्न करना है और उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे प्राथमिक संचार मॉडल में पहला टॉपिक है डाटा। तो ये डाटा आपका लिखा है या लिखवा दूंगा। पिछले चैप्टर में भी लिखा है। सूचना इंफॉर्मेशन ये भी लिखी है और दूसरे लेसन में भी है ये। अब आता है इसमें, जैसे ये पूरा एक टॉपिक रहेगा डाटा, सूचना, सूचना की आवश्यकता, सूचना की विशेषताएं, ये क्वेश्चन। इस तरह से टॉपिक वाइज आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए, आपके प्राथमिक संचार मॉडल और इसमें जो पहला पॉइंट है, आपके पहला टॉपिक है जो डाटा। डाटा पिछले लेसन में ही मैंने पढ़ाया था। यानी कि जो आंकड़े होते हैं, जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, बिखरे हुए अव्यवस्थित आंकड़े, उनको एक जगह सुव्यवस्थित करके इन पर प्रक्रिया की जाती है और इस प्रक्रिया के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसको डाटा कहते हैं। या व्यवस्थित करना, एक जगह इकट्ठा करना, ये डाटा कहलाते हैं, ठीक है, डाटा कहलाते हैं। अब आता है सूचना। अब उस डाटा पर सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी यानी कि प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बाद आपको जो आउटपुट प्राप्त होगा उसको सूचना कहेंगे। अब आता है सूचना की आवश्यकता। सूचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? प्रत्येक व्यक्ति को एक विकासशील जीवन जीने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। कैसे? अगर सबसे पहले सूचना तथ्यों पर आधारित होती है और सूचना निर्णय लेने में सहायक होती है। इस तरह से आपके सूचना के माध्यम से आसपास की जानकारी प्राप्त होती है। सूचना के माध्यम से समाज, सरकार व कंपनियों आदियों के विभागों व कानूनों की जानकारी होती है। अगला पॉइंट आता है सूचनाओं की विशेषताएं। सूचनाओं की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें सूचना की विशेषताएं निम्न प्रकार होती हैं। जैसे पहला है उपलब्धता। सूचनाओं का प्रयोग निर्णय लेने हेतु किया जाता है, अतः सूचना की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार तुरंत एवं उपयुक्त रूप में होनी चाहिए। जैसे कोई इंफॉर्मेशन है, अगर वो राइट टाइम पे नहीं मिले और जब उसका कार्य है उस इंफॉर्मेशन टाइम के बाद प्राप्त हो तो उस सूचना का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग है कल, तो लेटर आपको परसों मिले या और 4-5 दिन बाद मिले तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए सूचना बेकार हो जाएगी, आपका एग्जाम छूट जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट आता है शुद्धता। सूचना हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि उस सूचना का एक मतलब होना चाहिए, प्योर सूचना होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सूचना उसके शुद्धता तथा प्रकार पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है समयबद्धता। सूचना ऐसी होनी चाहिए कि जब उसकी आवश्यकता हो वह बिना समय नष्ट किए हुए उपलब्ध हो जाए। पूर्णता। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य एवं पूर्ण एवं शुद्ध सूचना को सही स्थान पर सही समय पर उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट है सार्थकता। सार्थकता क्या है? सूचना विषय से संबंधित गुण दोषों को बताने वाली होनी चाहिए, वही सूचना सही अर्थों में सार्थक होती है। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होती है? यानी कि आपके सूचना विषय से संबंधित गुण दोषों को बताने यानी वाली होनी चाहिए। सूचना सदैव संक्षिप्त एवं पूर्ण होनी चाहिए। आपको किसी को इंफॉर्मेशन भेजना है
तो मैन जो उसका सार है उतना ही आप उसको बताएं। जो फैक्ट है, अनावश्यक चीजें ऐड करने से कोई फायदा नहीं होता, उससे समय की बर्बादी होती है। आपको किसी को इनविटेशन देना है तो उसको ये चीज बता दो, या कोई मीटिंग है ये बता दो। अब आप पूरी डिटेल बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि सूचना जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए और एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है विश्वसनीयता। सूचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति विश्वास कर सके, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में भी समान रूप से प्रयोग किया जाए तो उसकी एक रूपता बनी रहे, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ये था आज का पहला टॉपिक, सूचना, डाटा, सूचना, सूचना की आवश्यकता, सूचनाओं की विशेषताएं। अब आता है आपका अगला टॉपिक। जो आपका अगला टॉपिक है वो आता है आपका कम्युनिकेशन, संचार। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बात करना और एक डाटा को दूसरी जगह पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे संचार है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक जगह से दूसरी जगह डाटा को पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। आंकड़ों के संचार में एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में सूचनाओं व डाटा का विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी सुगमता से संचरण संपन्न किया जाता है। इसमें सैटेलाइट की प्रमुख भूमिका होती है। ये आपका संचार है। अब आता है आपका टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? सूचना के संचरण अथवा प्रसारण संबंधी सभी क्रियाएं एवं तथ्य टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आते हैं। सूचनाओं को किसी माध्यम से लंबी दूरी तक संचारित करना टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सूचना को दो स्थानों के मध्य, जिनकी भौगोलिक दृष्टि से दूरी कितनी भी हो, किसी संचार माध्यम जैसे तार, माइक्रोवेव सिग्नल इत्यादि के रूप में संचालित किया जाता है। यानी सूचना तार के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है और माइक्रोवेव सिग्नल के द्वारा भी पहुंचाई जा सकती है। ये सारी चीजें आती हैं। अब समझ लो टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है। टेलीकम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं आपके, ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन। तीन प्रकार के, ऑडियो कम्युनिकेशन आपके, वीडियो कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन से जैसे प्रतीत होता है ऑडियो संचार या डाटा, ऑडियो संचार यानी कि वॉइस, आपके ऑडियो कम्युनिकेशन, जिसको आवाज के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। जब भी कोई, जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं, वॉइस संदेश भेजते हैं, और कोई ध्वनि यानी बनी हुई ऑडियो क्लिप है या कोई भी डाटा जो ऑडियो से संबंधित है, उसका संचार एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, सिर्फ उसे ऑडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है वीडियो कम्युनिकेशन। वीडियो कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें चित्र के साथ चलचित्र का भी प्रयोग किया जाता है। चित्र, पिक्चर्स, वीडियो दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर आता है आपका डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में जैसे बहुत सारी फाइलों का ट्रांसफर होना है इधर से उधर, इसका प्रयोग ज़्यादातर कंप्यूटर में किया जाता है। जैसे कोई हमारी फाइल है, कोई बहुत सारा डाटा इकट्ठा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वहाँ से प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं डेटा कम्युनिकेशन में। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है प्राथमिक संचार मॉडल, जो ये लेसन का भी नाम है। और अब आपके असली टॉपिक हो जो प्राथमिक संचार मॉडल। प्राथमिक संचार मॉडल होता क्या है? प्राथमिक संचार मॉडल यानी कि जब भी हम संचार करते हैं या संचार करने के लिए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें प्राथमिक संचार मॉडल में के अंतर्गत आती हैं। इनमें जैसे क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें प्राथमिक संचार मॉडल में आती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं संचार के अवयव। संचार के अवयव, संचार के अवयव यानी कि सीधा है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों की तो आवश्यकता होगी, ऐसे ही तो कम्युनिकेशन हो नहीं जाएगा।
क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कंप्यूटर लगेगा, मॉडेम लगेगा, और आपके कोई माध्यम, इंटरनेट या माइक्रोवेव या सैटेलाइट, किस माध्यम से हम कम्युनिकेशन करेंगे, और कम्युनिकेशन करने वाला कौन, जैसे प्रेषक। ठीक है, अब आता है प्रेषक, बीच में माध्यम, किस माध्यम से जाएगा, फिर आपके जो प्राप्त करेगा वो, और आपके मैसेज यानी संदेश। तो आपके ये सब चीजें संचार के प्राथमिक संचार के मॉडल या संचार के अवयव में आती है। इनमें क्या क्या होता है ये आप लिख लीजिए। देखिए, पहले आपके आता है जैसे प्रेषक, माध्यम, प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता यानी कि प्रेषक जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है, माध्यम केबल भी हो सकता है, सैटेलाइट भी हो सकता है, और प्रयोगकर्ता यानी कि यूजर, जो व्यक्ति आपका संदेश प्राप्त करेगा। ये आपके ये सब संचार के अवयव के अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट आता है संदेश। किसी मैसेज को आप भेजेंगे वो ही इन अवयवों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले संदेश यानी कि जो संदेश आपका ऑडियो भी है, अभी हम बताया, वीडियो भी है या डाटा है, ये संदेश। तो संदेश सूचना अथवा आंकड़े हो सकते हैं जो संचरित किए जा सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया। ये किसी भी प्रकार में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर, जिसको जो व्यक्ति डाटा को भेजता है, सूचना को भेजता है, वो प्रेषक कहलाता है। फिर आता है माध्यम, जिस माध्यम से डाटा को पहुंचाया जा रहा है। जैसे हम ईमेल करेंगे तो कंप्यूटर से करेंगे, और माध्यम क्या होगा, नेट, इंटरनेट। आगे बात समझ। फिर लास्ट पॉइंट आता है प्रयोगकर्ता, यानी कि वो ईमेल आपका पहुंचा तो वहां पे भी कोई यूजर होगा, उसके बाद भी सिस्टम होगा, वो आपका ईमेल प्राप्त करेगा, वो यूजर कहलाता है। ये आपके संदेश, माध्यम, प्रयोग, संदेश और प्रेषक, माध्यम, प्राप्त करता है, ये सब चीजें आ गई। अब इस अवयव में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, आपके आता है मॉडम। मॉडम नेट के लिए लगाया जाता है। मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर है। यह मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन की क्रिया करता है, यानी कि यह कंप्यूटर में डाटा हमेशा डिजिटल सिग्नल में स्टोर होता है। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। और यह डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में डाटा को परिवर्तित करता है। तो यह क्रिया आपके क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। और अब ध्यान करना इसको, वापस एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की क्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। इसीलिए मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, और ये दोनों क्रियाएं मॉड्यूलेशन कहलाती है, यानी कि मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये आपके मॉड्यूल। फिर आते हैं आपके प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। चलिए अब आपका बताते हैं अगला पॉइंट। स्टॉप। चलिए, तो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल एक वे नियम अथवा कानून होते हैं। हर एक किसी भी चीज के लिए एक जो नियम बनाए जाते हैं वो उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। अब ये इंटरनेट से डाटा भेजना और इनसे सूचनाएं प्राप्त करना, ये सब भी इनमें प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रोटोकॉल क्या है, उनको पालन करना पड़ते हैं, तभी हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या प्राप्त करते हैं। ये सब प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल वह प्रणाली है जो संपूर्ण संचार मंडल को विभिन्न डिवाइसेस के माध्यम से, यानी कि सामंजस्य स्थापित करती है।
विभिन्न डिवाइस जो विभिन्न युक्तियां लगी हैं इनमें बीच में कम्युनिकेशन स्थापित यानी कि सामंजस्य स्थापित करती है, और यह प्रक्रिया के उपरांत संबंध विच्छेद भी कहते हैं। डाटा के प्रेषण के बाद प्राप्तकर्ता प्रेषित डाटा स्वीकार कर लेता है तो प्रोटोकॉल अंत में संचरण को समाप्त कर देता है, जिससे असली आपके संचरण प्रक्रिया हो सके। ये सारी आपके प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। अब देख लीजिए प्रोटोकॉल के उदाहरण। प्रोटोकॉल के उदाहरण क्या है, क्या क्या आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वाधिक उपयोग में आने वाले प्रोटोकॉल निम्नलिखित है। नंबर 1 टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल डाटा सिग्नलों के संचरण को नियंत्रित करता है। नंबर 2 आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल टीसीपी का सहयोगी यानी कि असिस्टेंट है उसका, टीसीपी का सहयोगी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट व्यवस्था को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? जो भी इंटरनेट व्यवस्था है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरा है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ध्यान से देखना, इसको क्या करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्रांसफर करने का कार्य करता है। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई फाइल पड़ी है, वो हमें दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये एफटीपी उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ये इसका काम है। फिर आता है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है? यह प्रोटोकॉल ईमेल के अभिग्रहण व संचरण को कंट्रोल करता है। ईमेल का अभिग्रहण यानी कि जो अभिग्रहण हो रहा है संचरण, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका X12। ये प्रोटोकॉल विभिन्न कंपनियों के मध्य दस्तावेजों के आदान प्रदान संबंधी कार्य के लिए लागू किए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, इनके मध्य ये प्रोटोकॉल कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके बाद X25, ये सार्वजनिक डाटा नेटवर्क के लिए इंटरफेस निर्धारित करता है। जो नॉर्मली डाटा इंटरफेस है उसके लिए आपके इंटरफेस प्रदान करता है। फिर आते हैं प्रोटोकॉल के कार्य। प्रोटोकॉल के कार्य हैं व्यवस्थापन, सूचना संचार से संबंधित सूचनाएं रखना और आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध कराना। सेकंड पॉइंट, सूचनाओं के स्थानांतरण पर नियंत्रण। सूचनाओं के स्थानांतरण तथा उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है प्रोटोकॉल का जो है आंकड़ों का पथ निर्धारण, यानी प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य पथ का निर्धारण एक विशिष्ट एल्गोरिथम द्वारा किया जाता है, जिसे प्रोटोकॉल की मदद से किया जाता है। आंकड़ों का क्रम निर्धारण, प्रोटोकॉल की सहायता से बड़े बड़े संदेशों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में यानी कि ब्लॉक को सुनिश्चित आकार के पैकेटों में और प्रत्येक पैकेट को डाटा फ्रेम में विभाजित किया जाता है। इसके बाद इसका कार्य है त्रुटि नियंत्रण, यानी कि आंकड़ों के संचार के दौरान त्रुटियों को ज्ञात करना और उनका निवारण करने का कार्य कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है संबंध स्थापित करना, प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना। अगला पॉइंट आता है आंकड़ों का संचरण या आंकड़ों की सुरक्षा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से आंकड़ों की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखने का कार्य डेटा कार्डिंग तथा संपीड़न तकनीकी द्वारा किया जाता है। फिर अब आपके अगला स्टॉप, तो ये था प्रोटोकॉल आपके। अब इसके बाद जो आता है संचरण, अगला ट्रांसमिशन। संचरण क्या होता है? यानी कि डाटा का एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क की मदद से आंकड़ों तथा सूचनाओं को भेजने की प्रक्रिया संचरण कहलाती है। अब इसको समझना, संचरण किन किन तरीकों से होता है। संचरण यानी कि आपके संचरण दो तरीकों से होता है। नंबर 1 एनालॉग संचरण, नंबर 2 डिजिटल संचरण। एनालॉग संचरण और नंबर 2 डिजिटल संचरण। नंबर 1 आपके एनालॉग संचरण। एनालॉग संचरण वह प्रक्रिया है जिसमें डाटा सतत तरंगों के रूप में
प्रभावित होता है। यानी कि जब ये संचरण होता है तो इसमें डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सतत तरंगों के रूप में संचरित होता है। इस प्रकार के डाटा का मान जिस डाटा का मान है समय के साथ परिवर्तित होता है तथा निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसे ध्वनि, प्रकाश, रेडियो तरंग माध्यम है। देखो इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये आपके सिग्नल हैं और ये इस तरह चलते हैं। ये आपके एनालॉग, यानी कि एनालॉग संचरण में डाटा का जो संचरण है सतत तरंगों के रूप में होता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कि बार बार वो रिपीट होता है, ये जाता है और इस तरह से फिर, तो ये आपके एनालॉग संचरण कहलाता है। अब आता है आपके डिजिटल संचरण। डिजिटल संचरण डिजिटल संचरण डिजिटल संचरण क्या होता है? इसमें आपके डाटा का प्रवाह बाइनरी डिजिट 0 तथा 1 के रूप में होता है। बाइनरी डिजिट 0 यानी कि इसको ऑफ अर्थात धारा का प्रवाह ना होने को तथा 1 चालू यानी ऑन अर्थात धारा प्रवाहित होने को दर्शाता है। ठीक है, अब इसको डिजिटल संचरण को इस प्रकार समझ लो। देखो ये आपके 0 ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, इस तरह से डिजिटल संचरण यानी कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर आधारित होता है और यह इसी तरह संचरित होता है। ये आपके एनालॉग संचरण से अलग है। एनालॉग संचरण में डाटा सतत तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है और उसका एक समय के बाद मान बदलता रहता है, लेकिन इसमें नहीं, ये आपके ऑन और ऑफ की कंडीशन में चलता है। ये आपके डिजिटल संचरण होता है। इसके बाद आते हैं आपके मॉड्यूलेशन। जैसे अभी हमने मॉडर्न बताया, मॉडर्न, तो आपके अब क्या है आपके मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन स्टॉप। हम क्या स्टार्ट। हाँ, तो अगला टॉपिक है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन अभी बता चुके हम कि जो मॉडम है, मॉडम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का कार्य करता है। यानी कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उस क्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, वही चीज़ है। अब आता है काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के प्रकार। अभी मैंने बताया मॉड्यूलेशन यानी कि जो मॉडेम का यूज किया जाता है। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को आपके डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है। और ये मॉडेम के प्रकार है। मॉडेम को थोड़ा और समझ लो। जो मॉडेम है, मॉडेम यानी कि आपने देखा होगा जैसे पहले ब्रॉडबैंड चलता आपके, अभी भी कुछ जगह यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि कुछ छोटे मॉडेम आने लगे हैं जो लैपटॉप में और सिस्टम में, डेस्कटॉप में लग जाते हैं, इनमें सिम डल जाती है। पहले आपके जो ब्रॉडबैंड यानी बीएसएनएल का जो फ़ोन होता था उसका वायर के द्वारा हम मॉडेम मार्केट में मिलती थी छोटी सी डिवाइस, उस डिवाइस में उस तार को लगाते थे और उसको सीपीयू में लगाते थे। ठीक है, फिर वो वर्क करता था, उसमें लाइटें जलती थी, जैसे वो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता था। लाल पीली आपके वो खटपट करता रहता था, यही वर्क करता था एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। ये क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद है काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन।
पहला देख लो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है? इसको आयाम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं हिंदी में। जब उच्च आवृत्ति को वाहक तरंग का आयाम सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदलता है, यानी जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी यानी उसको आयाम सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदलता है, तो इसे आयामी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस तकनीक में सिग्नल की आवृत्ति तथा कला को स्थिर रखते हुए डिजिटल आंकड़ों के दोनों बाइनरी मानों को चालक सिग्नल के दो विभिन्न आयामों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग निम्न गति 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड के डाटा संचरण में होता है। अब आता है इसका सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे शॉर्ट में एफएम भी कहते हैं। जब वाहक तरंग की आवृत्ति को सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदला जाता है तो यह आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इस मॉड्यूलेशन में आयाम तथा कला को स्थिर रखते हुए डिजिटल आंकड़ों को विभिन्न आवृत्तियों में दर्शाया जाता है। इस विधि का प्रयोग मध्य गति 2400 से 1800 बिट प्रति सेकंड के डाटा संचरण में होता है। इस प्रकार के सिग्नल कोलाहल युक्त ध्वनियों में कम प्रभावित होती है, यानी जो डिस्टरबेंस होता है, कहीं कहीं बहुत इंटरफेयर होता है, वहाँ पर ये आपकी सिग्नल यानी ध्वनियों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है प्रवस्था या कला मॉड्यूलेशन, जिसको कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या है? इसमें वाहक प्रवस्था कोण में परिवर्तन होता है। प्रवस्था कोण यानी फेज एंगल जो आवृत्ति है बदलाव को प्रभावित करता है, अतः प्रवस्था मॉड्यूलेशन आवृत्ति मॉड्यूलेशन का दूसरा रूप है। इस मॉड्यूलेशन में डिजिटल आंकड़ों के दो बाइनरी मानों को चालक सिग्नल के कला में विभिन्न विस्थापनों द्वारा दर्शाया जाता है। इस विधि का प्रयोग उच्च गति 9600 बिट प्रति सेकंड के डाटा संचरण में होता है, यानी सबसे ज्यादा 9600 बिट प्रति सेकंड, ठीक है। और एक छोटा सा नोट समझ लो इसको, संचार की गति अथवा तीव्रता को बीपीएस बाइट प्रति सेकंड या बाइट पर सेकंड से मापा जाता है। प्रायः इसे बाउड भी कहते हैं, प्रायः इसे बाउड भी कहते हैं। अब इसमें एक आपका टॉपिक रह गया है जो मैं अभी अगली क्लास में करवा दूंगा, वो आपके है आईएसओ और ओएसआई मॉडल। आईएसओ ओएसआई मॉडल, ये मॉडल क्या होता है? आईएसओ आपके जो है इसमें 7 लेयर्स होती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट की जाती हैं। अभी ये अगला टॉपिक में आईएसओ और ओएसआई बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो अभी जब तक मैंने जितना ये बताया है इसको ध्यान से सुने शुरू से लेके एंड तक, तभी समझ में आएगा। और इसके बाद इसका जो पूरा डाटा है मैं अभी पीडीएफ में डाल दूंगा, उसको पढ़ लें। और टॉपिक वाइज मैं बाद में इसकी पीडीएफ डालूंगा और उसमें टिक करके कि आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। अभी सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं पूरा लेसन दे दूंगा आपको, लेकिन उसको आपको वीडियो देखना है और पढ़ना है, समझना है। फिर मैं बाद में जब लास्ट वीडियो डालूंगा ये आईएसओ और ओएसआई मॉडल वाला, तब मैं आपको उस टॉपिक बाय टॉपिक सारा कुछ क्लियर करके दूंगा कि आपको कितने टॉपिक लिखना है, कौन कौन से लिखना है, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको पूरा देखें, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक्स।